अब चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप दो शब्द का अर्थ आपको होना चाहिए। ये एक है परंपरा और दूसरा है साहित्य। ये रिपीट होगा वर्ड, ये वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, इनको आप ध्यान में रखिएगा। साहित्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है कि जो आपके हित में हो, आपके डेवलपमेंट के लिए हो, आपके विकास के लिए हो। अर्थ शब्द का ये है, लेकिन वास्तविक मीनिंग जहां पर इसका प्रयोग किया जा रहा है आज के समय में वो ये है, आपका जो हिंदी की कहानी है, कविताएं हैं, वही साहित्य है। हिंदी की कहानी, कविताएं, ऐतिहासिक घटनाएं, ये सारा साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। परंपरा क्या है कि हिंदी की कविताएं और कहानी बहुत दिनों से चल रहा है और आज तक आया है। एक क्रम है, एक इतिहास है, उसी को परंपरा कहते हैं। कई दौर से गुजरा है, कई युगों से गुजरा है, वही है परंपरा। और उसी परंपरा का ये मूल्यांकन किया गया है रामविलास शर्मा जी द्वारा। अब चलते हैं मूल्यांकन क्या सब किया। दो शब्द आप समझ गए, बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसमें रामविलास पासवान जी, रामविलास शर्मा जी, पासवान जी, रामविलास पासवान जी, वो तो चले गए, केंद्रीय मंत्री थे। मेरे जुबान में अभी उनका नाम आ गया ना। तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि परंपरा का ज्ञान जरूरी किसके लिए है? तो शर्मा जी कहते हैं कि परंपरा का ज्ञान उसके लिए जरूरी है जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है, साहित्य में कुछ सुधार करना चाहता है, साहित्य में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है। उनके लिए साहित्य का ज्ञान ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा आवश्यक है। क्यों इनको आवश्यक है? क्योंकि आप जब तक परंपरा को नहीं जानिएगा, इतिहास को नहीं जानिएगा, तब तक आप परिवर्तन किस में कीजिएगा? मान लीजिए हम चाहते हैं इस मार्कर को अच्छा बनाना, तो मार्कर के संबंध में हमको सारा जानकारी रहेगा, तब ना हम उसमें परिवर्तन कर पाएंगे। जैसे आप समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, पहले तो आपको ये समझना होगा ना समाज क्या है, कैसे बना, कौन कौन लोग रह रहा है, उनका स्वभाव क्या है, नेचर क्या है। उसी प्रकार से साहित्य में जिनको परिवर्तन करना है, उनको साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि अच्छे तरीके से, व्यापक तरीके से वो उसका परिवर्तन कर पाए, सभी बिंदुओं को वो समझ पाए। इसीलिए साहित्य के परंपरा का ज्ञान उनके लिए जरूरी है जो उनमें परिवर्तन करना चाहता है, ताकि कमियों को वो अच्छे तरीके से दूर कर सके। इसकी दूसरी बात जो है, आगे कहते हैं कि एक होता है राजनीतिक मूल्य और एक होता है साहित्यिक मूल्य। दोनों में क्या अंतर है और संबंध क्या है दोनों में? साहित्यिक मूल्य हो सकता है यहाँ पर कुछ इधर उधर हो, हर्षिका दीर्घिका में, तो उसको आप इग्नोर करके चलिए। राजनीतिक मूल्य का मतलब होता है कि जैसे अभी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका कुछ राजनीतिक सिद्धांत है, कुछ राजनीतिक मूल्य है कि हमको 12 बजे रोज जा कर के भाषण देना है। तो ये भाषण देना उसके राजनीति से संबंधित है, इसलिए ये मूल्य राजनीतिक मूल्य हो गया। मुझे अपने सिद्धांत पर अडिग रहना है, राजनीतिक सिद्धांत पर, ये एक राजनीतिक मूल्य है। साहित्यिक मूल्य क्या है कि आप कह रहे हो कि हम कोई भी ऐसा कहानी नहीं लिखेंगे जिससे बच्चों पर गलत असर पड़े। ये है आपका साहित्यिक मूल्य। तो दोनों मूल्यों को आपको समझ में आ गया। लेखक कहते हैं कि राजनीतिक मूल्य से ज्यादा अस्थाई साहित्यिक मूल्य होता है। इसको एक उदाहरण देकर के समझाए हैं। लेखक कहते हैं कि
इटली रोमन साम्राज्य जो है वह खत्म हो गया, जो कि एक राजनीतिक संगठन था रोमन साम्राज्य। लेकिन रोमन साम्राज्य के समय में जो कवि जन्म लिया था, जो कवि उस समय में पैदा लिया था, आज भी उनका शब्द मरा नहीं है। आज भी उन कवियों का, उन लेखकों का, उन चिंतकों का विचार लोगों को प्रभावित कर रहा है, लोगों को प्रेरित कर रहा है, लोगों को बना रहा है, लोगों के मानसिक विकास में सहायता कर रहा है। जबकि आज रोमन साम्राज्य की कोई ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं रहा। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो साहित्यिक मूल्य ज्यादा अस्थायी है राजनीतिक मूल्य की तुलना में। क्वेश्चन भी आपकी किताब में किया हुआ है, आपकी बुक में, कि बताओ भाई किस प्रकार से राजनीतिक मूल्य से ज्यादा अस्थायी साहित्यिक मूल्य है। आगे लेखक ये कहते हैं कि समाज में और साहित्य में ठीक वैसा ही परिवर्तन नहीं होता है, मतलब दोनों में परिवर्तन अलग अलग तरीके से होता है। समाज में जो परिवर्तन होता है, देश में जो परिवर्तन होता है, उसके सिस्टम में जो परिवर्तन होता है, वो दूसरे प्रकार की परिवर्तन है। साहित्य में दूसरे प्रकार का परिवर्तन होता है। उदाहरण दिए हैं लेखक ने। समाज क्या था पहले, इतिहास अपना उठाइए तो सबसे पहले हमारा जो विश्व है वो राजतंत्र युग में था। सबसे पहले राजतंत्र युग में था। राजतंत्र युग के बाद समाज आया किसमें? सामंतवाद युग में। सामंतवाद युग के बाद समाज किसमें चले आया? साम्यवाद युग में। साम्यवाद युग के बाद दुनिया किसमें चले आया? लोकतंत्र में। तो देख रहे हैं आप, समाज में परिवर्तन अच्छाई की ओर हो रहा है। राजतंत्र से ज्यादा अच्छा सामंतवाद है, सामंतवाद से ज्यादा अच्छा साम्यवाद है, साम्यवाद से ज्यादा अच्छा लोकतंत्र है। समाज में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। हर वक्त अच्छा नया विचार का स्वागत करता है समाज। साहित्य में ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि साहित्य में जो राजतंत्र के समय का जो कवि हो वह ज्यादा अच्छा हो, जबकि लोकतंत्र के समय का कवि बिकाऊ हो। ऐसा भी हो सकता है। समाज में तो परिवर्तन अच्छाई की ओर हो रहा है, लेकिन साहित्य में परिवर्तन विपरीत भी हो सकता है। हो सकता है साम्यवाद का लेखक, कोई युग का लेखक ज्यादा अच्छा हो और लोकतंत्र के समय का ज्यादा अच्छा नहीं हो। दोनों में ये परिवर्तन है। समाज में परिवर्तन स्ट्रेट लाइन में और आगे अच्छाई के लिए होता है। साहित्य में परिवर्तन झिगझाग है, कटा छटा वक्र, कभी ज्यादा अच्छा कभी खराब, कभी ज्यादा अच्छा कभी खराब। समाज में सीधा स्ट्रेट, अच्छा 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 अच्छा। ये दोनों परिवर्तन मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आपको यहां से संबंधित अगर कोई प्रश्न किया जाए तो आप इनको समझिएगा जरूर, ठीक है? तो मैं आपसे अभी एक प्रश्न करता हूं कि भाई बताओ एक एग्जाम्पल देकर कि राजनीतिक मूल्य कम अस्थाई साहित्यिक मूल्य से क्यों होता है। आप इनका जवाब दीजिए 1 मिनट के अंदर। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। राजनीतिक मूल्य से ज़्यादा अच्छा साहित्यिक मूल्य कैसे होता है, इनके बारे में आप बताओ, ठीक है? आप जवाब सोचिए अपने मन में। हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। चैप्टर आगे कहता है, अर्थात लेखक कहते हैं
कि बहुजातीय संस्कृति की हैसियत से भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बहुजातीय संस्कृति क्या होता है? ये छोटी सी बात है। अनेक जाति जिस संस्कृति में मिल करके रहता हो उसी को बहुजातीय संस्कृति कहते हैं। तो भारत में क्या है? भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक भाषा के लोग हैं। अनेक जाति एवं अनेक भाषा के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल करके रहता है। उनको एक दूसरे से कोई वैर भाव नहीं है, लड़ती झगड़ती भी है, फिर मिल भी जाती है। वर्चस्व की भावना यहाँ नहीं है। जबकि आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में एक जाति दूसरे जाति पर वर्चस्व जमाने की कोशिश करता है, वर्चस्व, गुलाम बनाने की कोशिश करता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जियो और जीने दो की परंपरा है। तुम भी जियो, हमें भी जीने दो, ये यहाँ की परंपरा है। इस कारण से भारत की बहुजातीयता का मुकाबला विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता है। और इतनी ज्यादा जातियां भी किसी देश में नहीं है, इतनी ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग भी किसी देश में नहीं है। इसीलिए तो भारत को अनेकता में एकता वाला देश कहा जाता है। इसीलिए भारत को मैक्स मुलर ने कहा कि भारत विविधतापूर्ण सभी संपदाओं से भरा हुआ देश है। तो ये लेखक कहना चाहते हैं बहुजातीय संस्कृति के मामले में मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आगे लेखक कहते हैं कि ये जो बहुजातीय संस्कृति हमारा बना है उसमें हमारे इतिहास और संस्कृति की बहुत बड़ी देन है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही यहाँ पर सभी जातियां एक दूसरे से मिलकर रहती हैं। इनके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? इतिहास और संस्कृति है इनके पीछे। रामायण और महाभारत ने इन दोनों में योगदान दिया है। रामायण और महाभारत ने इन दोनों में योगदान दिया है। रामायण और महाभारत ने भारत की संस्कृति को निर्मित किया, बनाया, अनेक जातियों को जोड़ने का कार्य किया। यही जो रामायण और महाभारत, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, इसी ने बहुजातीय संस्कृति का निर्माण किया हमारे देश में। क्वेश्चन आपकी किताब में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कि किस प्रकार से इतिहास और संस्कृति हमारे बहुजातीय संस्कृति का निर्माण किया। उसका जवाब यही है। ठीक है, हम प्रश्न उत्तर नहीं करवा रहे हैं। रीजन ये है, समय नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप इस ईयर एग्जाम दीजिएगा, गाइड उठाइए, गैस पर उठाइए, उसमें जो आंसर दिया हुआ है दो लाइन सभी क्वेश्चन का आंसर का याद कर लीजिए। आप मात्र 2 लाइन, 5-10 लाइन है आंसर में, लेकिन आपको मात्र 2 लाइन याद करना है। और हम जो पढ़ा रहे हैं ये आपको याद करने में मदद करेगा, पक्की बात है, ये मदद करेगा। अब लेखक का विचार ये है, आने वाले समय में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगा वैसे वैसे रामायण और महाभारत और गीता को पढ़ने वाले लोग बढ़ेंगे, संख्या बढ़ती जाएगा धीरे धीरे। आगे लेखक कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता समाजवाद है। क्यों है? समाजवाद भारत की आवश्यकता है क्योंकि समाजवाद अपने पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ता है, पुराने संस्कृति की अच्छी चीजों को लेकर के चलता है। समाजवाद पुराने संस्कृति की अच्छी चीजों को लेकर चलता है।
एवं यहाँ पर सभी की विकास की बात किया जाता है, सभी का विकास। और भारत चूंकि बहुजातीय देश है, अनेक जाति, अनेक भाषा के लोग हैं, अनेक क्षेत्र के लोग हैं, अनेक रंग, अनेक नस्ल के लोग हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समाजवाद ही हो सकता है, जो सबको साथ लेकर के कदम से कदम मिलाकर संगठन के भाव से चल पाए। समाजवाद में संसाधन की बर्बादी ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा कहना है हमारे लेखक महोदय का। तो इस प्रकार से लेखक हमारे सामने सिद्ध करते हैं कि समाजवाद ही सबसे उपयुक्त व्यवस्था भारत के लिए हो सकता है। किस कारण से? क्योंकि समाजवाद पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ता है, सभी के विकास की बात करता है, बहुजातीय संस्कृति की हैसियत से ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एग्जाम्पल दिए हैं साहित्य के महत्व को दर्शाते हुए लेखक ने कहा है कि आप बंगाल और पंजाब का एग्जाम्पल सेट करिए, उदाहरण से समझिए। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में अनेक लेखक और साहित्यकार पैदा लिए, पंजाब में अनेक लेखक और साहित्यकार पैदा नहीं लिए, बहुत कम, न्यून मात्रा में, और उसमें भी योग्य साहित्यकार पैदा नहीं ले पाए, कुछ ही है। फलतः परिणामतः क्या हुआ? बंगाल में एक जातीय अस्मिता का निर्माण हुआ, एक जातीय भावना का निर्माण हुआ, एक एकता का निर्माण हुआ, जिसमें बंगाल के साहित्य ने भूमिका निभाया। और यही कारण है कि आज बंगाल दो भागों में बंट चुका है। एक आज बांग्लादेश है और एक आज हमारा पश्चिम बंगाल है। अभी भी बांग्लादेश के लोग और पश्चिम बंगाल के लोग में समानता का फील होता है, समानता का फील होता है। लगता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल का लोग अलग है और बांग्लादेश का लोग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो यह भावना है नहीं अलग होने का, उनका निर्माण कौन किया? बंगाल के साहित्यकार, बंगाल के लेखक, बंगाल के कवि, बंगाल के कण कण में बंगाली संस्कृति भर दिया, लबालब कर दिया। लबालब समझते हैं ना शब्द क्या है? अच्छा शब्द है लबालब, भरा हुआ। जैसे कि मैं हर वक्त खुश रहता हूँ, तुम लोग तो नहीं रहते हो, लेकिन रहा करो। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में साहित्यकार अच्छे अच्छे पैदा नहीं लिए। फलतः क्या हुआ बच्चों? पंजाब जब बटा, कुछ भाग पाकिस्तान के पास चले गया, कुछ भाग भारत के पास रहा, लेकिन दोनों में कोई एकता की फीलिंग नहीं है, भावना नहीं है। इसका रीजन क्या है? कि उसका निर्माण ही नहीं हो पाया। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण बातों को कवर कर लिया गया है। आप इस चैप्टर को 360 क्वालिटी पर देखा कीजिए, हो सकता है कि फेस क्वालिटी उसमें ज़्यादा अच्छा लगे। 360 क्वालिटी पे देखा कीजिए, समझ रहे हैं ना? ओके, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो, आपको तो अच्छा लगा ही होगा, और हम चाहते हैं कि आप दूसरे को भी अच्छा लगाएं। इसके लिए आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, पैसा कमाना है।